नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। समसामयिक भारतीय शिक्षा के अध्याय 1 जिसका चैप्टर का नाम है वैदिक शिक्षा। इसका प्रश्न नंबर 1 है, प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए या वैदिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट की श्रेणी में है और क्योंकि ये 2019 में पूछा गया है तो 2019 2020 में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2007 के बाद 2008, 2016, 2019 तो 2020 में आ सकता है। ये क्वेश्चन वैसे इजी है क्योंकि प्राचीन वैदिक शिक्षा के बारे में बहुत हमें बचपन में ही पढ़ाया गया है कि वेदों में वैदिक शिक्षा में किस प्रकार वेद पढ़ाए जाते थे, गुरुकुल होते थे और आचार्य होते थे। उसी चीज़ को इसमें एक अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है हेडिंग के साथ। तो इसका आंसर आज हम लोग जानेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आप इसको पूरा देख सकते हैं। 5 से 10 मिनट में सारा एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएच का है। यूपीएच अगर आप खरीदे होंगे तो आपको यूपीएच में मिलेगी। कहा गया है कि सिर्फ अकेले पढ़ने से बेहतर है आप उसी चीज़ को सुनें और उसी चीज़ को देखें और तब उसको पढ़ें। तो इसलिए आप वीडियो देखेंगे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, एक लेक्चर की तरह है। तो इस लॉकडाउन में आज हमारा पहला क्वेश्चन है इस प्लेलिस्ट का। तो चलिए पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन भारत में वैदिक शिक्षा चलती थी। जो उसका वैदिक शिक्षा, जिसको वैदिक एजुकेशन आंग्ल भाषा या फिर इंग्लिश भाषा में कहा जाता है, तो उसका परिचय चलिए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया है कि भारत भूमि पर ज्ञान के ग्रंथों के प्राचीन समय में ही वेदों के रूप में उपलब्ध पुस्तकों से यह बात साफ परिलक्षित होती है कि ज्ञान रूपी प्रकाश से रोशनी दिखाने का कार्य भारत में ही शुरू हुआ था। फिर भारत के सारे देश ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हुए। तो आपको पता ही होगा कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। पहले स्वामी विवेकानंद ने जिनेवा में जाकर भी लोगों को यही बताया था। उस समय वेद के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, वैदिक शिक्षा दी जाती थी, अर्थात वेदों के द्वारा शिक्षा। सारे वेद उस समय लोगों को पढ़ाए जाते थे, बच्चों को कंठस्थ याद होते थे उनके श्लोक। वेदों में उस समय के समस्त भौतिक और आध्यात्मिक, नैतिक, सांसारिक ज्ञान संग्रहित थे। परंतु वेदों की रचना काल को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। इसे 1200 ईस्वी पूर्व से लेकर 5000 ईस्वी पूर्व तक अलग अलग विद्वानों ने माना है। वेदों की भाषा संस्कृत इतनी समृद्ध एवं परिमार्जित है तथा इसकी विषय सामग्री इतनी विस्तृत एवं उच्च कोटि की है, जिससे विद्वान मानते हैं कि इसके विकास में लगभग 7 से 8 हजार वर्ष का समय अवश्य लगा होगा। इस बात को ध्यानपूर्वक समझिए आप। हमारे वेदों में जो संस्कृत भाषा लिखी गई है वो बहुत ही शुद्ध, बहुत ही अधिक ज्ञानवान, ज्ञानपूर्ण और उसमें बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक और भौतिक नीति उसमें संग्रहित हैं। तो इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार के संग्रह को संग्रहित करने में ऐसा थोड़े ना है कि साल भर में 2 साल में 10 साल में इसको संग्रहित किया जा सकता है। इसको विकास के लिए, इसको फलने फूलने के लिए बहुत अधिक समय लगा होगा। इसलिए जो जानकार हैं उसको मानते हैं कि इसके विकास में लगभग 5 से 6 हज़ार, 7 से 8 हज़ार वर्ष लगा होगा। तो इस बात को नोट कर लीजिए। इन तथ्यों के आधार पर हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को 9 से 10 हज़ार वर्ष पुरानी अवश्य रही होगी, किंतु यह स्पष्ट प्रमाण नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा है कि वेदों अर्थात भारत में सभ्यता का विकास कितने साल पुराना है। इसका सब लोग अंदाज़ा लगाते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ चेंज हुआ है यहाँ पे, परंतु भारत को ज्ञान की जननी सभी मानते हैं। इसके संबंध में F.W. थॉमस के शब्दों में, जो F.W. थॉमस जी हैं वो लिखते हैं कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय से आरंभ हुआ है या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया है। वैदिक युग के साधारण कवियों से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिकों तक शिक्षकों और विद्वानों का एक निर्विघ्न क्रम रहा है। यहाँ पर लिखा है वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन में यही था कि वैदिक
कालीन शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर तो हमको पता चल गया वैदिक शिक्षा क्या थी, कितनी पुरानी है, क्या चीज़ है, सब चीज़ बता दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग का मेन टॉपिक आ रहा है वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य में यहाँ पर दिया है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के में कुछ समाज रचना के मनीषियों, आचार्यों, गुरुओं द्वारा संगठित था। उनके द्वारा निर्मित व्यवस्था के आधार पर इसके मुख्य उद्देश्यों का ज्ञान हो जाता है, जिसके संबंध में अल्तेकर महोदय ने 6 महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया है, जो निम्न है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अल्तेकर महोदय ने बताए हैं। इसमें पहला उद्देश्य यहाँ पर ये दिया गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला उद्देश्य है ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास। तो चलिए आज आपको इसको पढ़ाने से पूर्व हम आपको बता देते हैं कि पहले शिक्षा क्यों ग्रहण की जाती थी। आप आइए इस समय शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं। आपको शिक्षा ग्रहण करने का सबसे मेन उद्देश्य आपका ये होता है कि आप नौकरी पा जाएं, आप अच्छा ज्ञान पा जाएं। बस यही इस समय मेन टॉपिक रह गया है। शिक्षा का जैसे मेन उद्देश्य आपका यही रह गया है कि खूब पैसा कमा ले, खूब विकास कर लें, धनी हो जाएं। लेकिन पहले ज़माने में वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में ये था कि शिक्षा ग्रहण करें, ज्ञानवान हो जाएं, लोग रिस्पेक्ट करें, ऐसा चीज़ थी। तो और ईश्वर भक्ति में लोग एकदम धार्मिक हो जाते थे शिक्षा ग्रहण करके, क्योंकि उसमें वेदों की शिक्षा थी। उसमें ये नहीं सिखाया जाता कि क्या करना है, क्या किस तरह क्या बनाना है, इस तरह नहीं। उस समय युद्ध की शिक्षा दी जाती थी। अधिक वेद थे, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, इन सब में अलग अलग किसी में संस्कृत में, किसी में युद्ध की कला सिखाई जाती थी, किसी में गाना क्या कहते हैं संगीत की शिक्षा दी जाती थी, किसी में कूटनीति सिखाई जाती थी कि राज्य शासन किस प्रकार करना है। तो वो चीज़ थी। तो उस समय में इस समय बहुत अंतर था। तो इसमें पहली हेडिंग इसलिए ये बताएगी ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास। उसमें पहला उद्देश्य यही था कि आप ईश्वर में विलीन हो जाएं, आपकी धार्मिकता की भावना बढ़ी रहे, आप सज्जन व्यक्ति बनकर निकले, आपका चरित्र निर्माण हो। तो इसमें पहला हेडिंग है ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास। तो वैदिक काल में धर्म का जीवन में प्रमुख स्थान था। वैदिक काल में धर्म के जीवन में प्रमुख स्थान था। शिक्षा का सर्व प्रमुख ध्येय धार्मिक भावना का विकास करना था। मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था, जैसा कि गीता में वर्णित है कि मानव जीवन का मुख्य विकास मोक्ष की प्राप्ति था। अर्थात जब आप मृत्यु को प्राप्त हो तो आप स्वर्ग में जाएं। सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज यह है कि विद्या वो है जो आपको नौकरी दिलाए। तो ये अंतर है। आत्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता था, इसलिए संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता से परिपूर्ण था। ठीक। दूसरा था जो मैंने बताया था चरित्र निर्माण। तो वैदिक काल में सचरित्र को ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। अर्थात मतलब इसको इस प्रकार समझिए, जैसे मान लीजिए आप ज्ञान नहीं है, आपके पास कम ज्ञान है, लेकिन अगर आपके पास आपका चरित्र बढ़िया है तो आपको ज़्यादा महत्व मिलता था। मनुस्मृति में कहा गया है, मनुस्मृति एक लेख है जिसमें कहा गया है कि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सच्चरित्र ब्राह्मण सभी वेदों के ज्ञाता से चरित्रहीन विद्वानों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इस उद्देश्य के लिए बालकों के समक्ष महापुरुषों के आदर्श प्रस्तुत किए जाते थे। टॉपिक यहाँ पर इसका दिए जाते थे तथा गुण एवं स्वयं आदर्श चरित्र होते थे। उनके समक्ष हरिश्चंद्र, भीष्म, सीता, सावित्री के आदर्श उपस्थित किए जाते थे। ब्रह्मचर्य जीवन चरित्र निर्माण में सहायक होता था। बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था एक निश्चित समय तक, और उनको समक्ष भीष्म पितामह की, सीता की, सावित्री की, राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ उनको सुनाई जाती थीं। तीसरा था व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का अभिप्राय बाहरी वेशभूषा तथा शारीरिक सजावट से न होकर मानवीय गुणों का विकास था। इसके लिए छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्मसम्मान, आत्मत्याग, न्याय और विवेक की भावना आदि सद्गुणों का विकास किया जाता था।
साथ ही गोष्ठियों और वाद विवाद सभाओं का आयोजन करके उनमें विवेक, न्याय और निष्पक्षता की शक्तियों को जन्म देकर व्यक्तित्व को बलवती बनाया जाता था। अर्थात बच्चों में जब गुरुकुल होते थे, जो उसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होते थे, तो उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाती थी। जब शिक्षक जब उसमें गुरु उन लोगों को पढ़ा देते थे, किसी चीज़ में उन सबको कंठस्थ याद दिला देते थे, तो बच्चों में वाद विवाद कराया जाता था। कुछ बच्चों को एक बगल कुछ एक बैठा कर कुछ प्रश्न होते थे, कुछ दोहा हुआ, कुछ संस्कृत के श्लोक हुए, वो वेदों के श्लोक हुए, वो पढ़ाए जाते थे, उनका अर्थ सिर्फ बताया जाता था। तो इस प्रकार वहाँ पे वाद विवाद प्रतियोगिताओं सभाओं का आयोजन किया जाता था, जिससे उनका विवेक और न्याय करने की क्षमता को उसको विकास होता था। और चौथा इसमें हेडिंग है कि नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन। तो इसके तहत दिया गया कि इसमें उस समय प्रत्येक व्यक्ति से यह आज्ञा की जाती थी, यह आशा की जाती थी कि वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते समय अपने नागरिक और सामाजिक गुणों का पालन करें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को गुरु द्वारा विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए जाते थे। मान लीजिए कोई बच्चा है जो बड़ा होता था, जब पूरी गुरुकुल से जब उसकी विदाई होती थी एक निश्चित समय के बाद, तब वो गृहस्थ जीवन में जाता था। तो उस समय उसको इतनी चीज़ें सिखा दी जाती थी कि ताकि वो अतिथियों का सत्कार करना, दीन दुखियों की सहायता करना, वैदिक साहित्य का निःशुल्क शिक्षा करना, निस्वार्थ व्यवहार करना, पुत्र पिता पति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना तथा चिकित्सक के रूप में रोगी के दुख को दूर करना, इस प्रकार के गुणों का वो निरंतर रूप से पालन करे। वो सबका सम्मान करे, अतिथियों का सत्कार करे, कोई उसके अगर घर आए तो उसको अच्छी से इज्जत दे। अपने ये जो भी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, ये चीज़ अपने निजी जीवन में आप जानते होंगे कि आपका सामाजिक कर्तव्य क्या है। आपका सामाजिक कर्तव्य है, कोई गरीब आए तो उसको आप सेवा करें, कोई अतिथि आए तो उसको आप भोजन दें, उसका सेवा करें, उसको करें। या फिर मान लीजिए वैदिक साहित्य का निःशुल्क शिक्षा, अर्थात मतलब अब तो भारत में वैदिक वेदों को नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे आप देखे होंगे फ्री मुफ्त में शिक्षा बहुत जगह दी जाती थी उस समय, लगभग मुफ्त ही थी। अब बाद में इसके बारे में और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि उसमें शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। यहाँ पर तो उद्देश्य बताया गया, क्वेश्चन में हम लोग का उद्देश्य पढ़ना है। निस्वार्थ व्यवहार रहता था और रोगी को मुफ्त में सेवा करना था। अब चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 5 हेडिंग है सामाजिक कुशलता की उन्नति। तो वैदिक काल में मानसिक विकास के साथ ही सामाजिक कुशलता की उन्नति करना भी शिक्षा का उद्देश्य था, ताकि व्यक्ति सरलता से अपने जीविका का उपार्जन करके अपनी सुख में अभिवृद्धि कर सके। इन उद्देश्य के प्रति छात्र प्राप्ति के लिए छात्रों को उनकी रुचि और वर्ण के अनुसार किसी उद्योग या व्यवसाय की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। डॉक्टर R.K. मुखर्जी के शब्दों में शिक्षा पूर्णतया सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं थी, वरन किसी न किसी शिल्प से संबंधित थी। अर्थात मान लीजिए किसी को संगीत की शिक्षा दी जाती थी, किसी को युद्ध की शिक्षा दी जाती थी, कोई राजा घर का था, किसी को शिल्प मतलब कुछ बनाने की, मूर्तियों को बनाने की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार की भी वहाँ पर व्यवस्था थी। 6 राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना था। इसके लिए प्रत्येक पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय में दक्ष बनाता था। प्रत्येक ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता था तथा अन्य छात्र वैदिक साहित्य के किसी न किसी भाग का अध्ययन करता था। इन कार्यों से किसी को कोई व्यक्तिगत लाभ तो नहीं था, पर इसको करके वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्रीय संस्कृति को संरक्षण एवं प्रसार करते थे। जैसे मान लीजिए अगर आप उसमें शिक्षा कोई ऐसे नहीं है कि आप विद्यालय जाएंगे तभी पार करोगे। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, जो संस्कृति थी आपकी, उस संस्कृति के तहत अगर आप शिक्षा लेते थे तो इससे ये होती थी कि वो अपनी जो गुण है, अपनी व्यवसाय है, उसकी शिक्षा अगर उनको मिल जाती थी और उनको आता था तो वो उस चीज़ को और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते थे। तो ये हमारे 6 हेडिंग थे इस क्वेश्चन के। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और इस वीडियो का आप 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे तो
प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य यानी वैदिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कभी न कभी पढ़े हैं इसको। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए और वर्तमान में सुधार हेतु किस हद तक प्रासंगिक है, ये क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। और दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज DDU 2004, 2006, 2009, 2013, 2018, 2016, 2018, 2019 इन सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और कम से कम 500 लाइक इस वीडियो पर हम आशा करेंगे कि 500 लाइक आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।